नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत आज करेंगे हल्दी के साथ, जहां पर 12 साल के नए हाईज पर फिलहाल यहां पर कारोबार है और 13,000 के स्तर हमने यहां पर निकलते हुए देखे हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 80 का स्तर अभी भी यहां पर रेजिस्टेंस के तौर पर कारोबार कर रहा है। इसके ऊपर जितनी बार भी भाव गए हैं हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। और अब तो जिस तरह के क्यूज यूएस इन्वेंट्री डेटा से आए हैं वो भी थोड़े से ऑन द बेयरिश साइड है, जिसका असर प्राइसेस पे है। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर डॉलर इंडेक्स अब भी 100 और उसके नीचे कारोबार कर रहा है, तो उसका कुछ फायदा यहां पर सोने चांदी में हमने आता हुआ देखा है। लेकिन क्या स्तर आपको देखने चाहिए, कैसे करे कारोबार, इन पर बात करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव और एनसीडीएक्स में टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता हमारे साथ हैं। शुरुआत हल्दी के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि जीरे के बाद मसालों में अगर किसी और कमोडिटी ने बहुत तेजी देखी है तो वो हल्दी है। क्लियरली यहां पर भी फसल को लेकर चिंताएं हैं। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक यहां पर जल्दी से कंज्यूम होता हुआ नजर आया है और उसका फायदा प्राइसेस में देखने को मिला। कैसे देखते हैं आप पूनम चंद जी, करंट हल्दी के प्राइसेस, क्या फंडामेंटल्स आप वॉच कर रहे हैं? अभी नमस्कार जी। अभी बाजार में हर मंडियों में, जैसे रोड, सांगली, निजामाबाद, यहाँ पर सप्लाई काफी कम हो गई है। हर आदमी के, किसानों के क्या, व्यापारी के क्या, सबके दिमाग में सेंटीमेंट ये हो गया है कि इसमें 2-3 हजार रुपए की तेजी आ सकती है। और साथ ही साथ अपना एनसीडेक्स भी डे बाय डे 2 से 3% एवरेज में डेली अपर सर्किट लगी रहा है। और एक जो मेन कारण है कि इस साल बुआई में काफी फर्क पड़ गया है। जो 65 से 70% हुई है, 30% कम चल रही है ऑन एन एवरेज में। और बरसात पानी की पूरे 15 जुलाई तक भारी कमी रही है। अब वैसे 2-3 रोज से बरसात ठीक है। जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको तो लाइफ मिल गई है, परंतु नई सोविंग होना मुश्किल है। इसके वजह से अभी मंदी के तो कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो दूसरा, जो एक्सपोर्ट अभी तक 20-25 दिन से स्लो था, काफी उनके दिमाग में ये था कि बाजार इतना नहीं बढ़ेगा। तो अब अचानक उसकी डिमांड इतनी अच्छी निकल गई है कि मतलब लगता है अब यहाँ से मंदी बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ से कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही। यहाँ पाउडर वालों की भी खरीदी चल रही है, डोमेस्टिक की भी चल रही है, एक्सपोर्ट की भी चल रही है। तो अब मंदी में रहना गलत ही रहेगा। मंदी में तो काफी समय से लोग यहाँ पर पूनम चंद जी हैं ही नहीं, क्योंकि अगर पिछले 1 महीने या 3 महीने का भी चार्ट उठा के देखा जाए तो तेजी यहाँ पर लगातार देखने को मिली है। और जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ से भी 2-3 हजार की बढ़त है। क्लियरली फंडामेंटल्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है, बुआई कमजोर है, मांग शायद आगे जाके ज्यादा निकलेगी। लेकिन 2-3 हजार के बाद आपको लगता है भाव यहाँ पर फिर स्थिर होते हुए नजर आएंगे? क्या इन स्तरों पर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं? कितना माल एज ऑफ नाउ यहाँ पर लोग होल्ड करके चल रहे हैं? क्योंकि वायदा में तो कारोबार है ही, स्पॉट में भी यहां पर माना जा रहा है कि फिजिकल में भी अब यहां पर स्टॉकिस्ट के पास माल काफी है। परंतु अब क्या है, लोगों को शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। ये लेवल से धीरे धीरे बेचवाली भी आएगी ऐसा लगता है। क्योंकि अभी भी हल्दी पे जो लोगों को विश्वास होना चाहिए कि भाई अब तेजी बनी हुई रहेंगी, अभी भी कई किसानों को या छोटे व्यापारियों को अभी भी डाउट है। तो वो अभी बाजार में अब ये लेवल पे धीरे धीरे बाजार में माल आता रहेगा, वो बेचवाली भी आती रहेगी। तो शॉर्ट टर्म में उनको डबल हो जा रहे हैं, तो वो अपने मुनाफा वसूली तो कर ही लेंगे उसमें। ओके अच्छा पूनम चंद जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा मंडियों में सप्लाई कम है। अगर हम प्रीवियस ट्रेंड से कंपेयर करें या प्रीवियस मंथ्स के सप्लाई से कंपेयर करें तो सप्लाई कितनी कम हुई है? दूसरी तरफ जब 1-1.5 हफ्ते पहले आपसे बातचीत थी तो आपने मेंटेन किया था कि 30% सोइंग कम रहेगी इस साल पिछले साल के मुकाबले। क्या आप उस फिगर के साथ अभी भी जाना चाहेंगे या कुछ चेंज आप देख रहे हैं? नहीं, अभी भी 30% सोविंग कमी है, क्योंकि टाइमली जो सोविंग का पीरियड था उसमें बरसात नहीं आई। जिसके पास वाटर सोर्स थे उन्होंने तो सोविंग कर दी है। और दूसरा क्या है कि बीज की भी काफी कमी हो गई थी आखिरी में। तो सोविंग जो बढ़ने की उम्मीद थी वो 2-4-5% ही बढ़ी है। ऑन एन एवरेज में 30%, 25 से 30% आप अभी भी मान के चलिए कि सोविंग कम रहेगी इसमें। और हेलो, हाँ जी, बस सोई कम रहेगी इसमें। और जो आपने और एक क्या पूछा था, हेलो, जो डिमांड है ना, क्या आंकड़े कैसे हैं? अगर हम
जी पूनम चंद जी। हाँ जी, और डिमांड तो बरोबर बनी हुई रहेंगी मैडम, क्योंकि हर अच्छा, जो आपने अराइवल्स का बोला था, वो असल में अभी तक वैसे 2-3 जो आती है हमेशा उतनी आ रही है, परंतु ये पीरियड में जो बरसात सामने है, पूरे इंडिया में बरसात चल रही है, तो डिमांड कम रहती है। अभी जो पोजीशन है, जो सप्लाई और डिमांड का देखा जाए तो डिमांड बहुत अच्छी है, सप्लाई कम है। वैसे अराइवल को देखा जाए तो नॉर्मल अराइवल चल ही रही है। अजय, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर प्राइसेस को, क्योंकि क्लियरली जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, हल्दी में जिस तरह की तेजी है, क्लियरली सोने से बेहतर रिटर्न्स यहाँ पर हमने पिछले 1 से 3 महीने में आते हुए देखे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, डेफिनेटली सोना भी पीला है और हल्दी भी पीली है। और हल्दी में खास करके अगर हम देखेंगे तो मई में 6,500 से जिस ढंग से डबल हुआ है, उतना फास्ट तो हमने कोई भी कमोडिटी नहीं देखी थी। पिछले साल निकल में जरूर देखा था कि 2 दिन में डबल हुआ है, बट हल्दी की अगर बात करें तो डेफिनेटली काफी चौंकाने वाली चीज थी। बट जैसे पूनम चंद जी ने भी कहा, फंडामेंटल काफी मजबूत है। अगर हम बैलेंस शीट्स की बात करें, ये धीरे धीरे टाइट होते हुए जा रहा है। प्रोडक्शन हमने देखा पिछले 2-3 सालों से फार्मर काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से ये रैली आई। तो मुझे लगता है कि हाँ, टेक्निकल ग्राउंड पे थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर दिखता है, बट फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा भी अगर पुल बैक जैसे हमने 2 दिन पहले देखा, वहां पे भी अगर हम वापस एंट्री करके चलते हैं तो इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है अभी 13,800 से 14,200 तक का रहेगा। बट 15 के भी लेवल हम देख पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वॉलिटिलिटी जरूर रहेगी, क्योंकि कोई भी छोटी न्यूज आएगी उसका इंपैक्ट बड़ा पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट फ्रैंकली बैलेंस शीट बहुत टाइट है, फंडामेंटल काफी मजबूत है, जो प्राइजेस को 15,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अजय, जब एक मार्केट इस तरह से मूव करती है तो काफी सारी फुल वैल्यू चेन का उसमें हाथ होता है। तो जैसे कहा गया कि बुआई कम है, तो चाहे वो ट्रेडर्स हैं, किसान हैं, स्टॉकिस्ट हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, बाजार है, सभी यहाँ पर माल पकड़ना शुरू कर देते हैं। कितनी परसेंटेज आप ऐसी देखते हैं कि एक वो स्पेकुलेटिव पुश फिलहाल इन प्राइसेस में है? बिल्कुल। जब हम देखिए, स्पेकुलेशन पुश कब होता है, जब हम प्राइस में और फंडामेंटल में डिस्पैरिटी देखते हैं। जो स्पेकुलेटर देखते हैं यहाँ पे कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। तो हमने हल्दी को देखा, अगर आप पिछले 1-1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले साल जरूर हमने 10,000 के आसपास का भाव देखा, और उसके बाद जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक प्रेशर दे रही थी। बट इस बार हमने देखा फार्मर ने सोइंग कम की, अराइवल बिल्कुल नहीं, एक्सपोर्ट अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, कंजम्पशन में इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि 20-21 में होरेका इंडस्ट्री की डिमांड नहीं थी, वो बढ़ना चालू हो चुकी। तो ये सभी चीज का एक तरह से हम वैक्यूम क्रिएट होते हुए देख पा रहे थे, एंड दैट वाज द रीजन कि हमने एक बार में ही प्राइजेस को इतना बड़ा जंप अप आते हुए देखा। तो मुझे लगता है स्पेकुलेशन एक्टिविटी बढ़ी, और इनफैक्ट खाली हल्दी में नहीं, जीरे की आप बात कर लीजिए, चाहे धनिये में भी एक्टिविटी अभी बढ़ना चालू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स है एंड प्राइस है वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। दैट इज वाई स्पेकुलेशन बाइंग एक्टिविटी बढ़ी है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल है वो आने वाले महीनों में और ज्यादा स्टिफ होते हुए दिखाई देंगे, जिसके चलते प्राइजेस डेफिनेटली 15,000 15,500 तक की जो जोन है वो इजीली अचीव कर पाएंगे। तो पार्टिसिपेशन जरूर बना हुआ है, इन्वेस्टर से, ट्रेडर से, स्पेकुलेटर से, स्टॉकिस्ट से, सभी से पार्टिसिपेशन बनी हुई है। तो अजय, फिर टर्मरिक के बाद जीरे और धनिया पे भी अपनी राय दे दीजिए इन लेवल से, क्योंकि जीरे में भी कंसिस्टेंट मूवर रहने के बावजूद भी कोई वीकनेस दिख नहीं रही है, हर डिप पर बाइंग इमर्ज हो रही है। यहाँ क्या व्यू है आपका दोनों पर, इनफैक्ट कोरिएंडर और धनिया? बिल्कुल दीपा जी, अगर हम सबसे पहले अगर जीरे की बात करें तो एक्सपेक्टेड लाइन में ही मार्केट मूव कर रहा है। खाली अनएक्सपेक्टेड चीजें ये है कि टेक्निकल काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है। बिकॉज जब हम लोग पढ़ते हैं आरएसआई ओवरबॉट है तो वी शुड बी स्लाइटली अवॉइडिंग बाइंग एट दिस लेवल। बट हम देख रहे हैं कि हर एक गिरावट के बाद एक फॉलो बाइंग आती है। तो रिसेंटली भी हमने देखा कि प्राइजेस 62,000 का हाई मारा, फिर नीचे आया। तो ऐसे ये छोटे छोटे पॉकेट जो क्रिएट हो रहे हैं, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। फंडामेंटल साइड एज वी नो, एक्सपोर्ट में इंडिया ही काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। रुपए में भी जो रिसेंटली कमजोरी थी उससे बेनिफिट है। हाँ, बीच में ये सुनने में आया कि चाइना से रीइंपोर्ट हो रहे थे, वो एक थोड़ा कंसर्निंग जरूर था। बट मुझे लगता है टेक्निकली 56,000 का लेवल जब तक जीरा नहीं तोड़ता है, 64 से 65,000 तक का लेवल दिखा सकता है 15 अगस्त तक। बट ध्यान रखिए, इसके बाद अगस्त के बाद सोइंग की अटकलें मार्केट में हावी रहेगी। सोइंग नो डाउट अक्टूबर में होगा, लेकिन सितंबर में हम देखते हैं कि फील्ड ग्राउंड रेडी होने चालू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है अगस्त 15 के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो धनिया में हमारे पास प्रोडक्शन अच्छा था, कैरी ओवर स्टॉक अच्छा था, इंपोर्ट अच्छा था, उसके बावजूद धनिया भी 6,000 से लेकर 7,500 तक का एक 1,500 पॉइंट का बड़ा रैली अप करता हुआ दिखाई दिया। बिकॉज
जीरे में तेजी आ गई, हल्दी में तेजी आई, उसका एक फोमो बना हुआ था धनिये में जिसको सपोर्ट मिला। नो डाउट सपोर्टिंग चीज ये भी है कि एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, स्टॉकिस्ट की डिमांड अच्छी है, ब्लेंडिंग मसालों की डिमांड अच्छी है, जिसकी वजह से ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। बट धनिये में मुझे लगता है थोड़ा सा हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, लेकिन 7,100 के नीचे टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हायर साइड में 7850 का इमीडिएट टारगेट है, बट ये भी एक ऐसा कैंडिडेट है जो आने वाले महीनों में हमको 8,500 तक का भी लेवल दिखा सकता है, बट स्लोली एंड स्टेडीली मूव करेगा। ओके, तो 7,000 के नीचे प्राइसेस जाने की पॉसिबिलिटी कम कोरिएंडर में, ऊपर की तरफ 8,500 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्लो एंड स्टडी मूवर कोरिएंडर रह सकता है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बातचीत करेंगे कच्चे तेल की, बाकी स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे बातचीत। रविंद्र राव हमारे साथ बने हुए हैं, अजय केडिया भी हैं, जल्द वापस आते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है और वो न्यूज फ्लैश आपके सामने फ्लैश होती हुई, जहां पर सीएनबीसी एक्सक्लूसिव खबर है कि सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड टोटल एक्सपेंस रेशियो को लेकर यहां पर एक खबर आती हुई नजर आ रही है और मेरे साथ यतिन मोटा भी यहां पर जुड़ रहे हैं। यतिन, क्या है खबर, कैसे समझाएंगे इसे? देखिए मनीषा, टीईआर रेशियो का काफ़ी अहम मुद्दा जो है वो अटका हुआ था और एक सेबी ने इसके पहले भी कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया था, जिसके कारण टीईआर रेशियो पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और टीईआर रेशियो को कम करने पे सेबी का जोर था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन के बाद सेबी ने ये कंसल्टेशन पेपर वापस लिया और पिछली बोर्ड मीटिंग में सेबी चेयरमैन ने ये कहा था कि कंसल्टेशन पेपर बहुत जल्द जारी होगा टीईआर रेशियो पे और इस पे शायद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पॉजिटिवली सरप्राइज होगी। सूत्रों की जानकारी के हिसाब से हमको अभी खबर ये मिल रही है कि बहुत जल्द ये म्यूचुअल फंड की टीईआर रेशियो पे कंसल्टेशन पेपर फ्लोट हो सकता है और एक हफ्ते के भीतर ये कंसल्टेशन पेपर जो है सेबी फ्लोट कर देगी। ऑब्वियसली कहा यह जा रहा है कि जो करंट एग्जिस्टिंग टीईआर स्ट्रक्चर है उसी ढांचे को सेबी आगे बढ़ाएगी, उसको फाइन ट्यून किया जाएगा इंडस्ट्री के फेवर में। और दूसरी अहम बात जो हमको सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एसटीटी और जो दूसरे टैक्सेस जैसे कि जीएसटी, इसको टीआर रेशियो के दायरे के बाहर रखा जाएगा। और एक की मुद्दा ये था कि स्कीम लेवल पे टीआर रेशियो एप्लीकेबल हो, ना ही एएमसी लेवल पे, तो शायद वहां भी आप देखेंगे कि एएमसी लेवल पे ये बदलाव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्री ने मांगी हैं, देखना ये होगा किस हद तक ये फाइन ट्यूनिंग होती है। लेकिन पिछले कंसल्टेशन के पेपर के मुकाबले शायद इस टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को राहत देती हुई दिखाई देगी सेबी, क्योंकि टीआर रेशियो कम होने का मतलब ये था कि प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट और जो जनरल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और दूसरी एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटीज जो म्यूचुअल फंड करते हैं, वहां थोड़ा बहुत कैपिंग हो गया था। अब जो कि टीआर रेशियो एक्सपैंड किया जाएगा तो शायद इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एब्सोल्युटली। एंड यतिन, आई नो इट्स स्टिल अर्ली डेज और काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आना बाकी है, लेकिन क्या कुछ नंबर्स हैं जिनके साथ आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? क्योंकि जहां तक मैनेजिंग की बात होती है, जहां पर रनिंग ऑफ ऑपरेशंस की बात होती है, वहां पर टीईआर कैलकुलेशंस आते हैं। तो देखिए, करंटली अगर हम इक्विटी स्कीम्स की टीआर रेशियो देख लें तो सीएलएसए के रिपोर्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 1.55 1.67 की रेंज में काफी सारी एएमसी स्टॉक्स अपना टीआर रेशियो चलाती हैं। अगर आप एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो टीआर रेशियो इक्विटी स्कीम्स के लिए लगभग 1.5% के आसपास है और यही टीआर रेशियो बिरला एएमसी का 1.67% है। इसको घटा के सेबी बहुत नीचे ले जाना चाहती थी, जिसके कारण 5 से 10% अर्निंग्स पे इंपैक्ट आने वाला था एएमसी कंपनीज के लिए। तो अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर टीआर रेशियो 1.5 से 1.25% के बीच फिक्स किया जाए या लोअर से लोअर 1.25% तक फिक्स किया जाए तो शायद एएमसी कंपनीज को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी राहत यह मानी जाएगी कि जीएसटी और एसटीटी को बाहर रखा जाए और स्कीम लेवल की बदली एएमसी लेवल के ऊपर टीआर रेशियो का कैलकुलेशन हो। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री तो यही चाहती है कि यहां बदलाव हो और स्कीम लेवल की बदली एएमसी लेवल पे सारा टीआर रेशियो का दारोमदार चला जाए। तो ये देखना होगा कहां तक ये सेबी आंकड़े रिवाइज करती है। लेकिन सेबी चेयरमैन ने पिछले बार ही स्टेटमेंट दिया था कि आप शायद एक पॉजिटिव सरप्राइज देखेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। तो कहीं ना कहीं बाजार ये कंसल्टेशन को पेपर को लेके बहुत एक्साइटेड था। शेयर्स ऑलरेडी मूव हो गए हैं और शायद अगर टीआर रेशियो पे और रिलीफ हो
तो थोड़ी बहुत एएमसी कंपनीज के अर्निंग्स पे भी राहत देखने को मिलेगी। चलिए, आई होप कि आप हमारे लिए यहाँ पर अच्छी खबर लेके आए। क्लियरली आपने हमें यहाँ पे इसे फ्लैग ऑन तो किया ही है। अगर जिस तरह के नंबर्स आप यहाँ बता रहे हैं अगर वो आते हैं तो क्लियरली एक अच्छी बड़ी खबर यहाँ पर ऑलरेडी अच्छे बाजार के लिए आती हुई। यतिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और OCNBC एक्सक्लूसिव हमारे साथ यहाँ शेयर भी करने के लिए। लेकिन लौटते हैं यहाँ पर कमोडिटीज की तरफ, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे इकोनॉमिक डेटा है जिसका इंपैक्ट हमने भावों पे आता हुआ देखा है। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर मेटल्स में है, चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हैं या बेस मेटल्स हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज आप यहाँ बनाएंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डॉलर्स मूव, क्योंकि यूके से इन्फ्लेशन अभी घट रहा है और उसका इम्पैक्ट हम डॉलर पे देख रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि जो यील्ड्स है उसमें हमने यूएस यील्ड्स में हमने एक डाउनसाइड देखा है जो कमोडिटी को एज ऑफ नाउ सपोर्ट कर रहा है। तो अगर रिसेंट में देखें तो डॉलर भी ऊपर जा रहा है एंड कमोडिटीज भी ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो सिनेरियो है वो अभी भी पॉजिटिव है। अगर मैं प्रेशियस मेटल्स की बात करूं तो जो सीपीआई डेटा, उसके बाद जो होस्ट ऑफ डेटा आए थे जैसे कि रिटेल सेल्स के डेटा आए, हाउसिंग नंबर्स आए, आई थिंक सीपीआई सपोर्ट किया है और जो दूसरे डेटा है दैट हैज डिसअपॉइंटेड द डॉलर इंडेक्स और उस वजह से कमोडिटीज में हमने एक अपमूव देखा है। तो मुझे लगता है कि प्रेशियस मेटल्स में जो अपमूव है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जुलाई हाइक तो डिस्काउंटेड है, लेकिन जो सितंबर हाइक पहले लग रहा था कि सितंबर में भी शायद 25 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा, अब वो नहीं होते हुए दिख रहा है। बट अगेन जो डेटा आगे जाके जो डेटा आएंगे, आई थिंक दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट टू गॉज द सितंबर स्टांस। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि कमोडिटीज में पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहना चाहिए, स्पेशली सिल्वर में लगता है कि $26 तक के लेवल्स हम स्पॉट में देख सकते हैं। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 77,800 से 78,000 तक के लेवल्स जल्दी दिख सकता है। बेस मेटल्स की बात करें तो आई थिंक चाइना से होप है काफी कि वहां से कुछ स्टिमुलस निकल के आए, क्योंकि अगर ओवरऑल सिनेरियो देखे तो चाइना का इकोनॉमिक कंडीशन अभी भी उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बेस मेटल्स में ऊपर के साइड से एक सेलिंग आई थी। तो अगर स्टिमुलस कुछ निकल के आता है जो कि वेरी मच एक्सपेक्टेड है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगर वो होता है तो फिर हम ओवरऑल बेस मेटल पैक में भी एक अपसाइड रैली देख सकते हैं, स्पेशली कॉपर और जिंक में। कॉपर में पॉसिबिलिटी है कि अगर स्टिमुलस निकल के आता है तो 740 तक के लेवल देख सकते हैं, और जिंक में आई थिंक अगेन वी माइट सी 222 तक के लेवल। ओके रविंद्र, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है, क्योंकि यहाँ भी मार्केट थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, डिमांड प्रोस्पेक्ट्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, डॉलर भी वीकन रहा है, क्या व्यू है मौजूदा लेवल से क्रूड ऑयल पर? वेल, क्रूड ऑयल में आई थिंक सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है, क्योंकि सेकेंड हाफ में टाइटनिंग सिनेरियो होने वाला है, रशिया से एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं विच इज अगेन पॉजिटिव फॉर ऑयल प्राइसेस, और फेड का जो स्टांस है आई थिंक दैट अगेन इज पॉजिटिव। अभी जो ट्रेडर्स की नजर है वो चाइना स्टिमुलस पे है, क्योंकि डिमांड अभी भी एक कंसर्न है। तो आई थिंक अगर चाइना से कोई स्टिमुलस निकल के आता है तो वी माइट सी अ ब्रेकआउट WTI क्रूड में अराउंड $77.5 के ऊपर है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 6,300 से 6,350 का जो जोन है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। टेक्निकली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, अगर वो ब्रेक होता है देन वी माइट सी WTI गोइंग हायर टुवर्ड्स $81-82 और एमसीएक्स में हम 6,500 से 550 तक के लेवल देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसके लिए चाइना से एक स्टिमुलस निकल के आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आई थिंक $77-77.5 वुड एक्ट एज अ कैप, एंड ऑन द लोअर साइड $73 से $72 वुड एक्ट एज अ फ्लोर। तो ये रेंज में रहेगा 6,350 से लेके 5,950 के बीच में। लेकिन अगर कोई भी ट्रिगर चाइना से आता है तो वी माइट सी अ गुड रैली इन क्रूड प्राइस। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही कच्चे तेल पर। चाइना ट्रिगर पर डेफिनेटली फोकस रहेगा, कुछ भी पॉजिटिव आता है तो तेजी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन फिलहाल भी मूड पॉजिटिव ही दिख रहा है। चलिए, शुक्रिया अजय और रविंद्र आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।